Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 1 of class 8 NCERT Science, and our chapter name is Crop Production and Management. फसल का कैसे उत्पादन होता है, कैसे उसका प्रबंधन होता है, तो इस लेसन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं. So let's discuss this lesson. पहेली एंड भूजो went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और भूजो अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पे जाते हैं. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके जो अंकल है वो किसान है. वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड. तो एक दिन वो बच्चे अपने अंकल के खेत में कुछ टूल्स, कुछ औजारों को देखते हैं, जैसे कि खुरपी हो गया, दराती हो गया, फावड़ा जो होता है वो उन्होंने देखा, एंड जो हल जोतने की जो मशीन होती है, जैसे कि जिसको हम प्लो बोलते हैं, तो वो सब कुछ उन्होंने खेत के अंदर देखा. नाउ भूजो के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. तो वो जानना चाहता है कि इन टूल्स को, इन औजारों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है. सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. तो आपको ये तो पता ही होगा कि सभी जो सजीव प्राणी हैं, जो सांस लेते हैं, उनको खाना चाहिए होता है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड दैमसेल्फ. पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि पौधे अपना भोजन कैसे खुद से बना लेते हैं. तो यहाँ पर आंसर ये है कि पौधों की जो पत्तियाँ होती है, पौधे जो करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल जो है पिगमेंट होता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, CO2, वाटर और सनलाइट को अब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, स्टार्च और जो है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं. जो स्टार्च होता है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स है उनका फूड होता है. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, इंक्लूडिंग अस, हम भी अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है. तो हमारा ये क्वेश्चन एक तो ये है कि हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है. सेकंड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. और उसके बाद हमें ये भी जानना है कि हमें खाना क्यों चाहिए होता है. सो you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो हमें ये पता है कि जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को यूटिलाइज करते हैं, उनकी उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ताकि अपने वायरस जो बॉडी फंक्शंस है वो कर सके, जैसे कि खाने को पचाना, सांस लेना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करना एंड एक्सक्रीशन उत्सर्जन करना. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और बोथ. तो हमें अपना भोजन पौधों से, पशुओं से, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें दोनों से ही भोजन जो है मिलता है. सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. तो भूजो यहाँ पर सोच रहा है कि हमें जो है खाना तो चाहिए होता है, लेकिन हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक खाना कैसे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना कैसे प्रोवाइड किया जाता है. सो यहाँ पर पहली आंसर करती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. तो वो कहती है कि यहाँ पर ज़रूरत ये है कि खाने को बहुत बड़ी स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे उगाया जाए. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना देने के लिए हमें टाइम टू टाइम फसल को उत्पादित करना होगा, उसका उत्पादन जरूरी है, उसका प्रबंधन भी करना होगा उचित तरीके से ताकि वो ख़राब ना हो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसका बंटवारा भी करना होगा ताकि जिसको उसकी नीड है उसको वो फूड मिल जाए. Agricultural practices. Till 10,000 BCE, before Common Era, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruit and vegetables and started hunting animals for food. तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे ताकि वो उनको क्या मिल सके, खाना या फिर रहने की जगह मिल सके. वो कच्चे जो फ्रूट होते हैं या सब्जियां होती है उनको ही खा लेते थे, या फिर जो एनिमल्स थे उनको हंट करके, उनका शिकार करके वो एज ए फूड वो खाते थे.
लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे भूमि को जोतना शुरू किया, चावल गेहूँ और बाकी जो फसलें हैं वो उगानी शुरू की, और उसके बाद एग्रीकल्चर जो है उसका बर्थ होता है यहाँ पर, कि लोग जो है वो खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो जब एक ही तरह के पौधे उगाए जाए एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर और बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो हम ये बोल सकते हैं कि गेहूं की फसल का मतलब क्या होता है कि जो सारे के सारे पौधे होंगे वहाँ पर उस फसल में वो गेहूं के ही होंगे, और एक ही जो है जगह पे, ये नहीं है कि कोई पौधा यहाँ होगा कोई पौधा यहाँ होगा, तो एक ही जगह पर एक ही पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, हम उन पौधों को उगाएंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruit। तो आपको ये भी पता होगा कि फसल तो बहुत तरह की होती है, कुछ अनाज होते हैं, दाल होती है, सब्जियां होती है, फ्रूट होते हैं, ये सब फसल में ही आते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो उनको हम एक श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं उस बेसिस पे कि वो किस सीजन में उनको उगाया जाता है। So India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। तो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर जलवायु कंडीशंस जैसे कि तापमान, नमी या फिर बारिश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो वेरी करती है। अकॉर्डिंगली देर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसके बेसिस पे ही डिफरेंट फसल की जो वैरायटी है किस में है, हम देश में जो है अलग अलग जगह पर उगा सकते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। और इस विभिन्नता के अलावा भी हम जो फसल है उसको दो भागों में बांटते हैं मेनली। तो पहला हमारे पास है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो ऐसी फसलें जिन्हें हम बारिश के मौसम में उगाएं उनको हम बोलते हैं खरीफ की फसलें। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन होता है, जो बारिश का मौसम होता है, वो मेनली जून से सितंबर मंथ तक होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब फसलें क्या है, खरीफ की फसलें। देन हमारे पास है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसी फसलें जिन्हें हम सर्दियों के मौसम में उगाते हैं अक्टूबर से मार्च के मंथ में, तो इनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो यहाँ पर क्या है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी जो होती है, उन सभी को हम रबी क्रॉप्स में जो है इंक्लूड करते हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इसके अलावा बहुत सारी दालें, बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो समर के मौसम में जो है, गर्मियों के मौसम में काफ़ी जगह पर उगाई जाती है। नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमें बहुत सारे जो है मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं या बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फसल को उत्पादित करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बूझो का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी क्यों, जो धान है वो क्यों सर्दियों के मौसम में नहीं उगाई जाती। तो यहाँ पर पहली आंसर करती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। तो पानी तो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा मिलेगा फसल को, तो इसी वजह से हम इसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time। तो अगर हम फसल को उत्पादित करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स या बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है एक किसान को करनी होती है। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपने किसी माली को करते देखी होगी, या फिर आपने घर में ही कोई पौधा लगाया होगा, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट हम घर में लगाते हैं, फूल वगैरह घर में लगाते हैं सजावट के लिए जो पौधे होते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपने भी करी होगी। तो सेम एक्टिविटीज़ जो है एक किसान थोड़े बड़े लेवल पर खेत में करता है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड
टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ है इनको हम बड़े लेवल पे हम बोलते हैं इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। तो लगभग ये 6 से 7 स्टेप जो है वो हर फार्मर को यहाँ पर अपने खेत में करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। फसल को उगाने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे मेन टास्क क्या होता है खेत में? सबसे मेन टास्क कृषि में यही होता है कि हम पहले सॉइल को क्या करें? टर्न करें, उसको थोड़ा परिवर्तित करें, ताकि जो टॉप लेयर है वो नीचे चली जाए और नीचे वाली जो लेयर है वो टॉप पर आ जाए, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे अर्थ सॉइल में दबे हुए हैं वो पौधे तक आसानी से पहुंच जाए। और उसको हम क्या करते हैं? थोड़ा लूज करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो इससे क्या होगा? पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और अगर मिट्टी थोड़ी सी ढीली होगी तो इससे क्या होगा? अगर पौधे की जड़ें काफ़ी नीचे भी चली जाए मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी ढीली है तो इस वजह से पौधे आसानी से सांस ले सकते हैं, क्योंकि हवा जो है इजीली पास हो सकती है मिट्टी के अंदर जो पोर्स वगैरह है, छेद वगैरह, उनमें से। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। तो क्यों पौधे ईजिली सांस ले सकते हैं? क्योंकि हवा जो है वो ईजिली मिट्टी के अंदर जो है वो आसानी से वो एक्सचेंज वहाँ पर गैसेस का हो सके। द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर मिट्टी जो है लूज होगी तो इससे क्या होगा? नीचे जो अर्थ के नीचे अर्थवॉर्म या फिर छोटे छोटे जो माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी प्रेजेंट रहेंगे। द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो मिट्टी को टर्न करते हैं, उसको लूज करते हैं और उसमें जो ह्यूमस है उसको ऐड ऑन करते हैं, जो नमी वगैरह है उसको बनाए रखते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो सॉइल को टर्न करना या फिर लूज करना क्यों ज़रूरी है? So you have learnt that in the previous classes that soil contains minerals, waters, air and some living organism। तो आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत सारे खनिज तत्व, पानी, हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर रहते हैं। इन एडिशन, और इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि इस मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? डेड जो प्लांट है, मरे हुए गले सड़े हुए जो प्लांट या एनिमल्स वेस्ट है, उनका अपघटन भी वो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और इससे क्या होगा? जो भी डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से सॉइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। These nutrients are again absorbed by plants। तो यही न्यूट्रिएंट्स जो है पौधे के द्वारा दोबारा से अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients। चूँकि पौधे की जो जड़ है वो 1 या 2 सेंटीमीटर तक ही नीचे जाती है, तो मान लो यहाँ पर अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है तो पौधे की जड़ तो यहाँ तक आई तो वो उसको रीच ही नहीं कर पाएगी उन न्यूट्रिएंट्स को। सो इसीलिए हमें मिट्टी को टर्न करना पड़ता है ताकि टॉप लेयर अपर वाली जो बॉटम लेयर है उससे एक्सचेंज हो जाए। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो हम ये बोल सकते हैं कि मिट्टी को टर्न करना, उसको लूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फसल को उगाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो वो प्रोसेस जिससे हम सॉइल को टर्न करते हैं, उसको लूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिलिंग या प्लोइंग, यानी कि हल जोतना। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। तो ये प्लो की हेल्प से होता है। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लो लोहे या लकड़ी के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हो तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? हल जोतने से पहले हमें उसमें पानी देना होगा। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स।
और जो जुता हुआ जो खेत है, हो सकता है कि उसमें मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ढेले से बन गए हो, तो उनको भी तोड़ना ज़रूरी होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, तो इन क्रम्स को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। देन हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर शोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, तो ताकि हम फसल को अच्छे से आसानी से ईजिली हम उसको जो है बोस के बिजाई उसकी कर सके, या फिर हम पानी भी इजीली दे सके। तो इसी वजह से हम खेत की क्या करते हैं, लेवलिंग या फिर उसको समतल करते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, तो लेवलर की हेल्प से हम सॉइल को लेवल पर लेके आते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कई बार ये भी होता है कि हम मिट्टी के अंदर जो है मैन्योर या खाद भी डालते हैं, उसको उसकी टिलिंग करने से पहले, उसको जोतने से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, द सॉइल इज मोशन बिफोर सोइंग, तो इससे क्या होगा कि जो मैन्योर जो खाद है वो मिट्टी में आसानी से मिल जाएगा, और जो मिट्टी है उसमें थोड़ी नमी भी आ जाएगी। देन वी हैव agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break big clumps to get better yield. तो बीजों को बोने से पहले हमें मिट्टी के जो क्लम्प है उनको हमें ब्रेक करना होगा, ताकि हमें आउटपुट अच्छी मिल सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, तो बहुत सारे टूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब कर पाते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर, तो मेन जो टूल होते हैं वो है प्लो यहाँ पर, देन हो और कल्टिवेटर। तो यहाँ पर जो किसान है वो प्लो की हेल्प से क्या कर रहा है, खेत की टिलिंग यहाँ पर कर रहा है। Plow, this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to crop, removing the weeds and turning the soil. तो ये जो हल है उसको काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी एंशियंट पुराने टाइम से हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ताकि हम सॉइल को, जो मिट्टी है उसको जोत सके, उसके अंदर हम फर्टिलाइज़र उर्वरक वगैरह भी ऐड कर सके, या फिर हम वीड वगैरह जो खरपतवार होते हैं गेहूं के साथ, सॉरी फसल के साथ जो घास वगैरह जो पौधे वो उगाते हैं, तो उनको निकालने के लिए या फिर मिट्टी को टर्न करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, तो इसको हम जो है ये लकड़ी का बना होता है मेनली, और ये बैल के एक जोड़े के साथ, और एक किसान जो है वो यहाँ पर इसको चलाने की काम जो है काम करता है, या फिर बैल का जोड़े की जगह पर हम हॉर्सेस और कैमल्स जो एनिमल्स हैं उनका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जो कि जिसको हम प्लो शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, और जो मेन पार्ट होता है वो इसका होता है एक लंबा सा लकड़ी का जो लॉग लट्ठा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्लो शाफ्ट भी बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और इसी शाफ्ट पर एक हैंडल भी होता है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, और इसके एक एंड पर एक जो बीम है वो अटैच होता है, ताकि जो बैल है उनकी नेक पर उसको टिकाया जा सके। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो, तो एक बैलों का जोड़ा और एक जो किसान है वो मिलके इस प्लो को आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोस नाउअडेज, तो हम पुराने टाइम से जो देसी लकड़ी का जो हल था उसकी जगह पर आज के टाइम पे लोहे के जो हल है वो यूज यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये हमारा है ट्रायंगुलर जो स्ट्रिप है वो, जिसको हम प्लो शेयर बोलते हैं। ये जो लकड़ी का जो पूरी लॉग है उसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, और इसकी जो है बीम जो है ये इसके हर एक एंड पर क्या है जो है बुल के जो नेक है उस तक कवर करने के लिए एक बीम जो है वो लगी हुई है, ताकि उस बैल के जो नेक है उस पर रख के इसको ऑपरेट किया जा सके। देन वी हैव हो, इट इज़ अ सिंपल टूल, ये बहुत ही सिंपल टूल है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग सीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वीड्स वगैरह को रिमूव कर सकें और मिट्टी को लूज कर सकें। इट हैज़ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, इसकी भी एक लंबी सी रोड होती है जो कि लकड़ी या फिर लोहे की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, तो इसकी एक जो है आयरन
की जो स्ट्रिप है वो थोड़ी सी बेंट फॉर्म में यहाँ पर लगी हुई होती है, जो कि एक ब्लेड की तरह एक्ट करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको भी एनिमल्स की हेल्प से ही पुल करते हैं। देन वी हैव कल्टिवेटर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर। आज के टाइम पे जो ट्रैक्टर ड्राइवन जो कल्टिवेटर है उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, प्लोइंग की प्रोसेस होती है। द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो इससे क्या होता है, मेहनत और समय दोनों ही बच जाते हैं, क्योंकि मशीन से काम काफ़ी इजीली हो सकता है। नाउ सेकेंड स्टेप इज सोविंग। फर्स्ट वी हैव डन प्रिपेयरिंग द सॉइल, देन we are going to discuss about sowing. Sowing is an important part of crop production. तो बीजों को बोना या बिजाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फसल उत्पादन में। बिफोर शोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो बीज को बोने से पहले हमें उसकी क्वालिटी, हेल्दी सीड्स की जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो फार्मर जो है कुछ ऐसे सीड्स का इस्तेमाल यहाँ पर करना पसंद करते हैं जिससे आउटपुट काफ़ी अच्छी हो। So we are going to discuss about selection of seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in the vessel and pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो एक दिन जो पहेली है वो अपनी मदर को कुछ चने के जो दाने हैं वो एक वेसल के अंदर डालते हुए देखती है। फिर उसकी जो मोम है वो उसके अंदर पानी डालती है। तो कुछ मिनट के बाद वो जब पहेली उसको ऑब्जर्व करती है तो वो देखती है कि कुछ जो चने के जो बीज है वो ऊपर तैर रहे हैं। सो वो जानना चाहती है अब ऐसा क्यों होता है। नाउ एक्टिविटी 1.1, यहाँ हम आंसर यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ व्हीट विद वाटर। आपको एक बीकर लेना है, इसको आधा जो है पानी से भर लेना है। पुट अ हैंड फुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। आपको एक गेहूँ की जो मुट्ठी है, वो दाने की जो मुट्ठी है वो यहाँ पर डालनी है और उसको पूरी तरीके से अच्छे से हिलाना है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसे बीज भी है जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक्स। तो क्या वो हल्के हैं या भारी है, या फिर जो बीज डूब गए हैं वो भारी है या वो हल्के हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो तैर रहे हैं वो हल्के हैं। वाई वुड दे बी लाइटर। तो वो लाइटर क्यों है। डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर। तो जो सीड डैमेज हो गए हैं, जो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और इस वजह से वो हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। और इसी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिससे हम हेल्दी सीड को डैमेज्ड सीड से अलग कर सकते हैं। बिफोर शोविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स। और बीज को बोने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमें वो टूल्स सेलेक्ट करना जिससे हम बीजों को बोते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रेडिशनल टूल्स। जो परंपरागत औजार थे उनका हम पहले यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो एक फनल की शेप के जो है टूल जो कीप होती है उस शेप के जो टूल है यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द टनल। उसके अंदर सीड को जो बीज है उनको भरा जाता है। एंड पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और फिर 2 या 3 जो पाइप उसके नीचे लगी होती है वहाँ से वो मिट्टी के अंदर पहुँचा दिए जाते हैं। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो ये मिट्टी को थोड़ा चीरते हैं और जो है बीज वहाँ पर प्लेस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल टूल्स का फॉर शोविंग। नाउ सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। तो सीड ड्रिल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और ट्रैक्टर की हेल्प से ये मशीन जो है चलती है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है, जो बीज है वो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डेप्थ गहराई में जो है यहाँ पर बो दिए जाते हैं, उनकी बिजाई कर दी जाती है। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सोयल आफ्टर सोविंग। तो यहाँ पर ये मशीन ये भी एंश्योर करती है कि जो सीड्स है वो अच्छे से मिट्टी से कवर अप हो चुके हो बिजाई करने के बाद। इससे क्या होगा, जो सीड है वो बर्ड्स वगैरह उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। शोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। तो अगर हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो हम टाइम और लेबर, समय और मेहनत दोनों को ही सेव कर पाते हैं।
सो यहाँ पर भूजो के माइंड में एक क्वेश्चन फिर से आता है, देर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल, तो उसके स्कूल के पास एक नर्सरी जो है वो है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो वो देखता है कि कुछ पौधे जो है छोटे छोटे बैग में उनको रखा जाता है, तो वो जानना चाहते हैं कि इनको क्यों रखा जाता है। सो सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। तो सीड्स जैसे कि पैडी, धान वगैरह के जो पौधे हैं, पहले उनको नर्सरी में उगाया जाता है। जब वो व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं सीडलिंग्स की फॉर्म में, तो उनको खेत में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। और कुछ जो है फ्लावरी प्लांट जो होते हैं या फिर फॉरेस्ट प्लांट, उनको भी पहले नर्सरी में ही उगाया जाता है। सो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस जो है अप्रोप्रिएट होनी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि उनकी ओवर क्राउडिंग ना हो, भीड़ भाड़ वहाँ पर ना हो। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशेंट लाइट, सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। इससे क्या होगा कि जो पौधे हैं, हर एक पौधे को सफिशेंट सनलाइट भी मिलेगी, उसको पोषक तत्व भी मिलेंगे और पानी भी जो है मिट्टी से वो मिलता रहेगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और कई बार क्या होता है कि टाइम टू टाइम कुछ पौधों को जो है निकालना भी पड़ता है मिट्टी से, ताकि ओवर क्राउडिंग को रोका जा सके। नाउ 1.5 इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। The substance which are added to soil in the form of nutrient for healthy growth of plant are called manure और fertilizer। तो वो substance जो soil के अंदर हम ऐड करते हैं nutrients की फॉर्म में या फिर पोषक तत्वों की फॉर्म में, ताकि जो पौधे हैं वो हेल्दी ग्रो करें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म। तो जो भूजो है वो कुछ अच्छी फसल को जो है उगते हुए देखता है फार्म के अंदर। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स आर वीक। लेकिन पास वाले जो फार्म है वहाँ पर पौधे वीक होते हैं, कुछ पौधे वो देखता है जो कि वीक है। तो वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो वो जानना चाहता है कि क्यों कुछ पौधे जो है दूसरे पौधों से काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। सो यहाँ पर आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। तो सोयल जो मिट्टी है वो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और यही पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ में, पौधे की वृद्धि में हेल्प करते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। तो कई बार क्या होता है कि जो किसान है वो हर टाइम टू टाइम सेम फील्ड में जो है क्रॉप आफ्टर क्रॉप उगाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की तो कमी हो जाएगी। और फील्ड को कभी वो अनकल्टिवेटेड बिना जुता हुआ जो है छोड़ते नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगी। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सोयल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर कॉन्टिन्यूसली खेत जो है उसको जोता जाएगा, उस पर जो फसल है वो उगाई जाएगी, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम जो है वो रह जाएंगे। सो देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट। तो इसी वजह से जो फार्मर है वो टाइम टू टाइम खेत के अंदर जो मैन्योर या न्यूट्रिएंट्स है उनको डालते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें हम सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करें, तो उसको हम बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर हम इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे या कम खाद डालेंगे या अनुचित खाद डालेंगे जो कि उचित ना हो, तो इस केस में जो प्लांट है वो काफ़ी वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। पौधों और पशुओं के जो वेस्ट है उसके अपघटन के बाद जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है वो होता है मैन्योर। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउज इट टू डिकम्पोज। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट का वेस्ट हो गया जैसे कि उनकी पत्ती वगैरह, टहनी वगैरह, या फिर जो एनिमल वेस्ट है उनको एक गड्ढे के अंदर खुली जगह पे उनको फेंक देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो डिकम्पोज, उनका अपघटन जो है वो यहाँ पर हो सके। एंड द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं जो डिकम्पोजिशन, अपघटन करने में हेल्प करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और वही डिकम्पोज्ड मैटर को हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं। You have already learnt about vermicomposting in class
7। तो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 7 के बारे में, क्लास 7 के अंदर, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग एक बार मैं बता दूँ कि अर्थवॉर्म को जो है उनके अर्थवॉर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे जो खाद वगैरह है वो तैयार करवाना, तो इस कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। आपको मूंग या ग्राम जो चना है उसके बीज लेने हैं, उनको उगाने की कोशिश करनी है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, आपको 3 इक्वल जो है सीडलिंग्स सेलेक्ट करने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क दैम ए बी एंड सी। आपको 3 खाली ग्लास लेने हैं जिन पे ए बी सी मार्क करना है। टू अ ग्लास ए ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with little urea and take the same amount of soil in glass C without adding anything. तो पहले ग्लास में हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें खाद डालना है, जो कि काव डंग, जो काव गाय का गोबर होता है वो हमें डालना है उस पौधे के अंदर। दूसरे पौधे के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा यूरिया डालना है। और तीसरे पौधे के अंदर हमें कुछ नहीं डालना, उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, इक्वल पानी तीनों में डालना है और पौधे को इसमें लगाना है। कुछ टाइम के बाद कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। कुछ दिन के लिए इनको एक सेफ जगह पे रख देना है, उनको डेली वाटर पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। तो 7 दिन के बाद क्या होगा, उनकी ग्रोथ को आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ आपको दिखाई हुई है। जो बी ग्लास है वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ए में भी अच्छी है लेकिन बी के कंपेयर में कम है, और सी वाले में बहुत ही कम ग्रोथ जो है प्लांट ने करी है। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो क्या पौधे, तीनों ही पौधे एक ही जो स्पीड है उससे ग्रो हुए हैं। द ग्लास शो विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। किस ग्लास ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और किस ग्लास में जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हुई है। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइज़र वो केमिकल होते हैं जो कुछ न्यूट्रिएंट में काफ़ी रिच होते हैं। हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैन्योर से फर्टिलाइज़र कैसे डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइज़र्स को हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये कुछ फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल हैं। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. अगर जो किसान है वो फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करेगा तो इनसे क्या होगा, काफ़ी जो क्रॉप है उनकी बेटर यील्ड यहाँ पर हमें मिल जाएगी। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। तो अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, जो सोइल है वो लेस फर्टाइल होगी, यानी कि कुछ टाइम के बाद उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप। तो हमें क्या करना है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम ना हो, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर हमें डालना होगा, खाद हमें डालना होगा। और खेत को या फिर हम 1-2 सीजन के लिए हम जो है छोड़ सकते हैं, उसको अनकल्टिवेटेड ही रखने देते हैं। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर हम मैन्योर को ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, या फिर उसकी जो वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। और इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है वो दोबारा से इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक दूसरा मेथड और है जिससे हम सॉइल को जो है रिप्लेनिश कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल को टर्न करके जो है उगाना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो हो सकता है कि जो नॉर्दर्न, जो उत्तरी भारत है, वहाँ पर किसान क्या करते हैं कि पहले जैसे इस खेत में कुछ लेग्यूम्स जो प्लांट है वो उगा दिए, ठीक है, एक सीज़न के लिए, जो फलियों वाले जो पौधे होते हैं जिसको हम चारा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंड सीजन में क्या हुआ, इस फील्ड में फिर उगा दी गेहूँ। तो इससे क्या होगा, क्रॉप रोटेशन हो जाएगी। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सोइल
विद नाइट्रोजन, और इससे क्या होगा, सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में स्टोर यहाँ पर हो जाएगा। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स को जो है एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि वो इस प्रैक्टिस को अडोप्ट करें, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे फलियों वाले पौधे हैं तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो मिट्टी के अंदर थोड़े टाइम के लिए जो है वो चला जाएगा, डिकम्पोज होगा, और उससे जो न्यूट्रिएंट है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है सोइल के अंदर रिप्लेनिश सोइल को कर देंगे। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम, आपने राइजोबियम के बारे में भी पढ़ा होगा। राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया, दिस आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, तो जो फलियों वाले पौधे होते हैं उनकी रूट वगैरह में जो है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको हम कैटल डंक या प्लांट रेजिड्यू से, जो प्लांट के बचे हुए तिनके वगैरह है, जो भी वेस्ट होता है उससे हम डिकम्पोज करके उसको बनाते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, मैन्योर को हम खेतों के अंदर ही प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, इससे मिट्टी को कोई नमी वगैरह नहीं पहुंचती है। मैन्योर से जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो ह्यूमस है, नमी है, मिट्टी को अच्छी मिल जाती है। फर्टिलाइजर्स वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं। मैन्योर जो है लेस होता है, लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट के मामले में। बाकी सब जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो मैन्योर इज मच बेटर देन फर्टिलाइजर। गिव द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, तो टेबल 1.1 में हमने फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस यहाँ पर देख लिया था। अब एडवांटेजेस, मैन्योर मैंने कहा था कि अच्छा होता है, तो किस मैटर में, किस वे में जो मैन्योर है वो अच्छा होता है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर्स, तो ऑर्गेनिक मैन्योर काफ़ी अच्छा माना जाता है फर्टिलाइजर से, जो कि इनऑर्गेनिक होता है। और रीज़न क्या होता है इसके, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, क्योंकि जो मैन्योर है वो क्या करता है, वो मिट्टी को पोर्स बनाता है, छेद उसमें करता है, ठीक है, और इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सोइल की वो इंक्रीज हो जाती है। इट मेक्स द सोइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, इससे जो मिट्टी है वो छेद हो जाती है, और मिट्टी में जो पोर्स अगर मिट्टी होगी तो उससे क्या होगा, गैसेज जो है ईजिली एक्सचेंज हो जाएगी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, तो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर होंगे। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल, सोइल का जो टेक्सचर है वो भी इंक्रीज यहाँ पर होगा। देन इरीगेशन, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, सभी के सभी जो जीवित चीज़ें हैं, जीवित प्राणी हैं, उनको पानी भी चाहिए होता है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक उचित ग्रोथ और वृद्धि और विकास के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, पौधे की जो जड़ें होती है वो पानी को सोखती है। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब, तो पानी, खनिज या फिर उर्वरक के साथ साथ जो है, सॉरी, पानी के साथ मिनरल और फर्टिलाइजर्स जो है वो भी पौधे के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, पौधों के अंदर लगभग 90% जो अमाउंट है वो वाटर की होती है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, वाटर इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ताकि जो पौधे हैं वो उनका जर्मिनेशन पॉसिबल हो सके, जो सीड है वो अंकुरित यहाँ पर हो सके। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है वो पौधे की जो पौधे के हर प्लांट तक वो क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे पानी की हेल्प से। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, तो जो वाटर है वो अगर काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडे का मौसम हो तो उस टाइम भी जो वाटर है वो फसल को बचाने की कोशिश करता है, और जब काफ़ी ज़्यादा लू या गर्मी की कंडीशन हो तब भी जो वाटर है जो पौधे के अंदर होता है या मिट्टी में होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखने की कोशिश यहाँ पर करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, और हमें मिट्टी को जो है टाइम टू टाइम उसको मॉइस्चराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको वाटर जो है रेगुलरली देना पड़ता है ताकि हमारी जो क्रॉप है वो हेल्दी ग्रो करे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन, और क्रॉप के अंदर पानी की रेगुलर सप्लाई करना, रेगुलर इंटरवल पर सप्लाई करना इज कॉल्ड इरीगेशन। तो इरीगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। द
द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, हमें कितने टाइम के बाद करनी है इरीगेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने नंबर ऑफ टाइम्स करनी है, 2 बार करनी है पूरी फसल में, 4 बार करनी है, तो वो होगा फ्रीक्वेंसी। तो वो टाइम टू टाइम वो वेरी करती है, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन वेरी करती है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि गर्मियों में होती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, समर के टाइम पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हायर हमें रखनी पड़ती है। वाई इज इट सो, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो इवेपोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और पौधे को जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है पानी की यहाँ पर ज़रूरत होती है। कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स, तो येस ऑफ कोर्स। सो आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। तो भूजो यहाँ पर सीख लेता है, वो क्या बोलता है कि अब की बार वो पौधों की को अच्छी तरीके से पानी वगैरह देगा, क्योंकि लास्ट समर में उसके जो पौधे हैं वो सूख गए थे और बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। नाउ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल। तो कुएँ, ट्यूबवेल, तालाब, झरने, नदियाँ, बांध और कैनाल जो है, बहुत सारे सोर्सेज जो है वाटर के हो सकते हैं जो कि इरिगेशन के लिए फार्मर जो है इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। तो डिफरेंट मेथड्स जो है किसान पुराने टाइम पे यूज़ करते थे ताकि पानी को वो अपने फील्ड तक ले जा सकें। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। तो इन मेथड्स में या तो कैटल या फिर जो पशु वगैरह थे या फिर ह्यूमन खुद ही बहुत मेहनत करता था और इन मेथड्स को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो हालांकि सस्ते होते थे लेकिन इतना कारगर ये नहीं थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, सबसे पहला था मोट या पुली सिस्टम। तो पुली सिस्टम में क्या होता था, जो किसान है वो पुली की हेल्प से जो पानी है वो निकालता था। देन क्या था, चेन पंप। चेन पंप में क्या था, चेन लगी होती थी जो कि बाल्टी को यहाँ पर क्या करती थी, पानी जो है वेल वगैरह से निकालती थी और खेत तक इसको पहुँचाया जाता था। देन क्या है, ढेकली। ढेकली में क्या था, ह्यूमन लेबर की हेल्प से जो पानी है उसको लिफ्ट किया जाता था। देन रहट। रहट में क्या होता था, किसी बैल की हेल्प से वो रोटेट करता था और जो पानी है यहाँ से जो है वो निकलता था और खेत में जो है चला जाता था। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। हालांकि पंप जो है वो पानी को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। और बहुत सारे जैसे एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इन पंप को हम रन करते हैं, फिर मोटर वगैरह को हम रन करते हैं जिससे वाटर को हम लिफ्ट कर सकें। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हम कौन कौन से हैं हमारे पास। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज आर एज, तो हमारी फसल को कितने जो है पानी की आवश्यकता होती है या हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो इस बेसिस पे जो मेथड्स है वे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि फव्वारा सिंचाई। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ऐसी जगह जहाँ पे लैंड बिल्कुल समतल नहीं है या फिर पानी की कमी है, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप, तो यहाँ पर जो पाइप है वो लगी होती है जो कि परपेंडिकुलर पाइप जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से क्या होता है, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, इनकी टॉप पे एक नोजल होता है जो रोटेट कर रहा होता है और वो एक मेन पाइपलाइन से ज्वाइन होती है। और when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump it escape from the rotating nozzles। तो जब पानी को पंप की हेल्प से मेन जो पाइप है वहाँ से पास किया जाता है, तो ये धीरे धीरे सभी पाइप में से जो है ये पानी पास हो जाता है और सभी जो नोजल है वो रोटेट करते हैं। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। तो जैसे कि बारिश के टाइम में जो बौछारें पड़ती है, तो सेम मेथड इस यहाँ पर जो है स्प्रिंकलर मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो जहाँ पर जैसे लॉन वगैरह में काफ़ी यूजफुल रहता है, कॉफ़ी को प्लांट करना है, कॉफ़ी की जो खेती है वहाँ पर, और या फिर कुछ अदर क्रॉप्स है जहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो आवर सेकेंड मेथड इज़ ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। जहाँ पर पौधे हैं वहाँ पर ही पाइप को जो छेद है वो कर दिया जाएगा और पौधों की जड़ों में ही जो पानी है वो पहुँचेगा। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो इसको हम ड्रिप सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो फ्रूट वगैरह
के जो पौधे हैं या फिर जो गार्डन है तो या फिर पेड़ वगैरह है, तो ऐसी जगह पर हम इस मेथड को काफ़ी यूज़ करते हैं। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, यहाँ पर पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता। इट इज़ बोर्न इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, तो ऐसी जगह पे हम इसको एक वरदान भी बोल सकते हैं जहाँ पर पानी जो है ही नहीं, तो वहाँ पर इस मेथड को हम एक वरदान के रूप में भी इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, Bhujo and Paheli went to nearby wheat field and saw that there are some other plant in the field growing along with wheat plant। तो भूजो और पहेली खेत में जाते तो उनको दिखता है कि गेहूं की फसल के साथ क्या है, कुछ अलग पौधे जो है वो उग गए हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, तो भूजो यहाँ पर कहता है कि क्या किसी उद्देश्य के लिए ही इन पौधों को उगाया गया था, जो गेहूं के अलावा जो पौधे उगे हुए हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। तो भूजो यहाँ पर जो है पूछता है कि क्या इन्हीं पौधों को हम पर्पज़ के लिए उगाया गया है या फिर ये खुद ही ग्रो हो गए हैं। तो यस, ये अनडिजायरेबल प्लांट है, ये ऐसे पौधे हैं जिनकी हमें कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से फसल के साथ ही खुद ही ग्रो कर गए हैं। और ऐसे ही अनिच्छुक जो पौधे होते हैं या अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध पैदा हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं वीड्स, खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, तो वीड को निकालना खेत में से, इस घास वगैरह को निकालना कहलाता है वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट। तो वीडिंग बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे पौधों को फसल से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी क्रॉप को कम्पीट करने लगते हैं, उनसे जो वाटर है, न्यूट्रिएंट है, स्पेस, लाइट, सब कुछ जो है हमारे पौधे के साथ, हमारी फसल के साथ ये शेयर करते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, तो इसीलिए क्रॉप की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ये करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ पौधे जो है वो जब हम फसल की कटाई करते हैं तो तब भी वो काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, हमारे लिए बाधा बनते हैं। और कई तो ऐसे वीड्स होते हैं जो ह्यूमन एनिमल्स और ह्यूमन्स के लिए क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, तो इनको जो है निकालना बहुत ज़रूरी होता है। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स जो है बहुत तरीके किसान जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वीड को रिमूव कर सके, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। टिलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोयल। तो कई बार ये क्या होता है कि टिलिंग जो हम करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वीड वगैरह होते हैं उनको हम जड़ से निकाल देते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं, और फिर दोबारा से क्या होगा, जैसे अभी सूखा हुआ ये वीड है, ये खरपतवार है, तो दोबारा से ये मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और इससे पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो भी मिलेगा। द बेस्ट मेथड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो वीड को निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा होता है कि हम उसको, जब उसके बीज वगैरह ना आए, कोई फ्लावर वगैरह उस वीड पे ना आए, उससे पहले ही हम उसको निकाल दें। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उनको जड़ से ही क्या कर दें, बिल्कुल उनको ग्राउंड के पास से उनको कट कर दें, ठीक है, तो काफ़ी नीचे जो है ये फसल के काफ़ी नीचे रह जाएंगे और फसल को कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। या फिर हम एक खुरपी की हेल्प से इसको कर सकते हैं, या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से भी हम इसको अपरूट कर सकते हैं, इसकी जड़ें निकाल सकते हैं। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। वीडीसाइड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को, खरपतवार को निकाल सकते हैं। और वीडीसाइड होता है हमारा खरपतवार नाशक, लाइक 2,4-D। तो 2,4-D इज एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। तो एक खेत में स्प्रे किए जाते हैं ताकि हम वीड्स को किल कर सके। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को तो कोई हानि नहीं पहुंचाते वीडीसाइड, बट वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। द वीडीसाइड्स आर नॉट डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। तो कई बार क्या होता है कि जो वीडीसाइड है उसको हम पानी के अंदर मिला के और जो है स्प्रेयर की हेल्प से खेत के अंदर स्प्रे कर देते हैं। तो यहाँ पर जो किसान है वो स्प्रेइंग यहाँ पर वीडीसाइड को स्प्रे कर रहा है। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो इसको खरपतवार नाशक को जो स्प्रे कर रहा है खेत के अंदर, क्या उसकी हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़ता है। एज ऑलरेडी मैंसन्ड, वीडीसाइड्स आर स्प्रेइंग ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो
जैसा कि हमने ये भी बताया कि जो वीडिसाइड है वो उस टाइम पर, जो वीडिसाइड है उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब वीड्स पर कोई फ्लावर, कोई बीज वगैरह ना आया हो। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, यस ये अफेक्ट करता है फार्मर की हेल्थ को। सो दे शुड बी यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, तो ऐसे केमिकल्स को उनको जो है केयरफुली हैंडल करना है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, तो ऐसे केमिकल्स को स्प्रे करते टाइम जो किसान है उनको अपनी नाक और जो फेस, उनका मुंह है, उसको पूरी तरह से मास्क से कवर कर लेना चाहिए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत ही ज़रूरी होता है हार्वेस्टिंग करना, फसल की कटाई करना। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, तो फसल की कटाई जब ये मैच्योर हो जाए उसके बाद फसल की कटाई करना इज हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, तो ऐसी कंडीशन में या तो हम फसल को जो है पुल आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं खेत से, या फिर उसको ग्राउंड के पास से उसको कट कर देते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ फॉर सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर, तो 3 से 4 महीने लगते हैं एक अच्छी फसल को ग्रो करने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टिंग कैसे होती है, या तो हम दराती की हेल्प से फसल की कटाई करते हैं या फिर मशीन की हेल्प से हम फसल की कटाई करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, तो जो भूसा है उससे जो अनाज के दाने हैं वो हमें अलग करने होते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, तो ऐसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इनफैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर, तो कंबाइन की हेल्प से, जो कंबाइन है वो दोनों ही काम करती है, वो फसल को काटती भी है, उसको थ्रेशर भी करती है, तो कंबाइन की हेल्प से ये काम जो है पूरी तरीके से हो जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर ब्रंट बाय फार्मर, तो कई बार जो कुछ कचरा वगैरह है फसल का वो खेत में रह जाता है जिसको किसान जला देते हैं। तो पहली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड, तो कई बार ये भी होता है कि जो फसल को हम इस तरीके से, फसल के जो घास फूस होता है उसको इस तरीके से आग लगाना पोल्यूशन कॉज करता है, और इससे आग भी लग सकती है, या फिर क्रॉप जो है अदर फील्ड में जो क्रॉप खड़ी हुई है अभी तक उसको भी हानि पहुंच सकती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोविंग, तो जो ऐसे फार्मर जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, तो जो कंबाइन का जो खर्च है वो नहीं उठा पाते, तो वो विनोइंग मशीन का है जो सहारा है वो लेते, ताकि वो ग्रेन और शाफ्ट जो भूसा है और जो अनाज है उसको अलग कर सके। यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th, तो 7th क्लास में आपने जो इस मशीन के बारे में पढ़ा होगा, इसको हम विनोविंग कहते हैं, इसको ओसना, ठीक है, फसल को ओसना। नाउ स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, तो जो भी हमने फसल को उत्पादित किया उसका स्टोरेज, उसका भंडारण काफ़ी ज़रूरी होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हमें काफ़ी लंबे टाइम तक फसल को जो है भंडारण करना है तो हमें ज़रूरी ये चीज़ें ज़रूरी ध्यान में रखनी होगी कि उसको हम नमी से, कीट से, चूहों से या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसको बचा के रखें। हार्वेस्टेड ग्रोन हैव मोर मॉइस्चर्स, जो नई नई फसल कटाई होती है तो उस टाइम में उसके अंदर बहुत नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर stored without drying they may get spoiled or attacked by organism making them unfit for use or for germination, तो इससे क्या होगा कि अगर नमी होगी तो फसल के उस बीज वगैरह के अंदर या उस अनाज के अंदर काफ़ी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक कर देंगे उस पर, उसको ख़राब कर देंगे, उससे वो अनफिट हो जाएगी और ना ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम उसको दोबारा से जर्मिनेट कर सकते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, तो हमें स्टोर करने से पहले काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम उसको, उसकी मॉइस्चर, उसकी नमी को ख़त्म करें। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट, पेस्ट वगैरह या फिर बैक्टीरिया और फंगी से हमारी फसल जो है, हमारी जो अनाज है वो बचा रहेगा। आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई, तो जो पहेली है उसकी, वो अपनी मम्मी को देखती है कि वो, उसकी मम्मी जो है नीम वगैरह की जो पत्तियां हैं, सूखे नीम की पत्तियां, वो गेहूं के ड्राम में डालती है, वो हैरान है कि ऐसा क्यों करती है उसकी मॉम। सो फार्मर स्टोर्ड ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स, जो किसान है या तो वो जूट के जो बैग होते हैं उनमें या फिर जो मेटल की जो बीन्स होती हैं उसमें अपने अनाज को स्टोर करते हैं। हावेवर लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट,
तो हालांकि बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर किसान जो है वो स्टोरेज के लिए सिलो, जो भूमिगत कक्ष होते हैं या फिर जो अन्नागार ग्रेनरीज होती है उसमें उनको स्टोर करते हैं अनाज को, ताकि पेस्ट जो कि रैट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह है, उनसे उसको बचा सके। ड्राइड नीम लीव्स भी यूज़ करते हैं घर पे हम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडवांस, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो गोदान वगैरह में अगर हमें स्टोर करता है तो हम काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस फसल को बचा सकें। नाउ एक्टिविटी 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये जैसे कि मिल्क हमें किस किस से मिलता है, काउ, बफेलो, शी गोट, सी कैमल। मीट हमें किस किस से मिलता है, तो बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स होते हैं। एग हमें किससे मिलता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपने ये भी देखा कि जैसे हम पौधे से अपना फूड प्राप्त करते हैं, इसी तरीके से हम एनिमल से हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड प्राप्त करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ डाइट। बहुत सारे लोग हैं जो फिश को, मछली को इस्तेमाल करते हैं उनकी डाइट में। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट से हमें बहुत तरीके के फूड मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ वीड, शोविंग एक्सेट्रा। तो हमें बहुत सारे तरीके देखे कि कैसे हम फसल को उत्पादन करते हैं। इसी तरीके से एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो इसी तरीके से जब हम पशुपालन करते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। विच इज़ व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जब हम इसको बड़े लेवल पे हम एनिमल्स को जो है पाले, पशुओं को का पालन करें, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। फिश इज़ ए गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो फिश जो है हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जो फिश का जो कोड लिवर ऑयल होता है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो विटामिन डी में काफ़ी रिच होता है। तो यहाँ पर इस लेसन की जो फुल रीडिंग है यहाँ पर होती है कंप्लीट। थैंक यू।